हमारे जो गुरुद्वारे हैं, जिन लोगों को कभी जाने का मौका मिला, 24 घंटे उन गुरुद्वारों में लंगर चलता है। कोई भी चले जाए, चाय के समय चाय मिलेगी, नाश्ते के नाश्ता मिलेगा, लंच के समय लंच मिलेगा, डिनर के समय डिनर मिलेगा। और उस गुरुद्वारों को चलाने के लिए लोग दान भी करते हैं और दान फौरन से भी आता है। तो एक समय आया, जीएसटी आई, तो जीएसटी जो थी वो गुरुद्वारों की जो परचेज होती थी उस पर लगी। लेकिन उस सेंटीमेंट्स को देखते हुए हमारी सरकार ने जीएसटी को बिल्कुल हटा लिया। अब गुरुद्वारों के लंगर के ऊपर एक पैसा भी जीएसटी नहीं लगती, वो सारा पैसा सरकार अपनी तरफ से देती है। जो फॉरेन से फंड आते थे उसके लिए भी बहुत रिस्ट्रिक्शन थी, लेकिन गुरुद्वारों के लिए वो फॉरेन के फंड आए, उसके लिए भी बहुत रिलैक्सेशन दे दी गया, इसीलिए अब पैसा आता है। दूसरा, जिन्होंने कभी अरदास सुनी हो, गुरुद्वारा में कभी गए हो, एक अरदास होती है लास्ट में, जब गुरु ग्रंथ साहब का भोग पड़ जाता है, फिर सब इकट्ठे होकर एक अरदास करते हैं। मैंने बचपन से देखा, मेरे पहले भी देखा, इन्होंने भी देखा, हम एक शब्द यूज करते थे उस अरदास में कि बिछड़े हुए गुरु धामों की सेवा संभाल और दर्शन का मौका जो है वो सच्चे पातशाह हमें मिले। मतलब जो गुरुद्वारे हमसे बिछड़ गए थे या पार्टीशन हुआ, पाकिस्तान में चले गए, उन सब की सेवा का मौका हमें मिले। हम अरदास करते रहे और जकारे बोलते रहे, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट किसने किया? जब करतारपुर साहब का कॉरिडोर खोला, आज आप वहां पर जाके दर्शन कर सकते हो। अगर नहीं गए तो मेरा आपसे निवेदन है कि एक बार जरूर प्लान कीजिए। अगर कोई डिफिकल्टी आपको आती है तो हम लोग सर इकबाल सिंह जी उसमें मदद कर सकते हैं। मैं खुद देख के आया, आगे दूरबीन से देखते थे गुरुघर को। बीएसएफ ने एक दूरबीन रखी थी, उस प्रार्थना को पूरा करने के लिए हमारी सरकार ने एक बहुत बड़े प्रयास किया। अब एक बहुत बड़ी और बात जो मैं शायद आपके ध्यान में है या नहीं है, उसको भी लाना चाहता हूं। ये दिसंबर का महीना आ गया, 25 दिसंबर को फतेहगढ़ साहब में एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस होती है और वहां के लोग एक हफ्ता पूरा बेड पे नहीं सोते, वो नीचे सोते। क्यों? क्योंकि उस हफ्ते गुरु साहबान के 2 बच्चों को जिंदा नींव में चिन दिया गया था। उनका कसूर क्या था? सिर्फ इतना ही था कि वो अपना धर्म छोड़ दें और मुसलमान बन जाएं तो हम उनको छोड़ सकते हैं। 9 साल और 13 साल के बच्चे वो कहते कि हम अपना धर्म नहीं छोड़ेंगे, तो हुक्म होगा उस समय मुगल राज्य का कि इनको जिंदा ही नींव में चिन दिया जाए। चिनाई शुरू हो गई। जब चिनाई शुरू हो गई तो जो 9 साल का था उसकी हाइट छोटी थी, जो 13 साल का उसकी हाइट बड़ी थी, तो उसके आंख में आंसू आ गए। तो जल्लाद जो नींव चिन रहे थे उन्होंने सोचा कि एक तो काबू आ गया, उन्होंने छोड़ दिया नींव को चिनना। और छोटा भाई बड़े भाई को पूछता है, क्यों, तू मौत से घबरा गया है? उसने कहा नहीं, मैं मौत से नहीं घबराया, मुझे तेरे से जेलसी हो रही है, ईर्खा हो रही है कि तू पैदा मेरे से बाद में हुआ और शहीद पहले हो रहा है, इस बात की ईर्खा। वो बच्चे जिन्होंने अपनी शहादत दी है, अब उनका दिन सिर्फ पंजाब में ही सीमित था, जब कुछ गुरुद्वारा में मनाया जाता था। देश के प्रधानमंत्री ने एक निर्णय लिया कि इसको सारे विश्व में हम लोग वीर बाल दिवस के रूप में मनाएंगे। आज 25 दिसंबर जो है वो अकेला पंजाब नहीं, सारी दुनिया जहाँ जहाँ हमारी एम्बेसी है वहाँ पर वो बात उसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन करके उनकी शहादत का सबको दिया गया। ये बहुत बड़ा काम जो है वो हमारे समाज के लिए एक देश के प्रधानमंत्री ने किया। अभी अभी एक और योजना लॉन्च हुई है। वो योजना ठीक है सबके लिए है, लेकिन मेजॉरिटी काम कौन करते हैं वो हैं हमारे मुस्लिम भाई। आप हेयर ड्रेसर देख लीजिए, आप कारपेंटर देख लीजिए, उनमें 8 है, आप 18 काम है, उसमें 18 काम है। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, मैं आपसे कहूँगा बच्चों कि आपको कोई ऐसा व्यक्ति दिखाई देता हो, आप कहीं जूता ठीक करवाने गए, लगा कि नहीं इसको कुछ बेनिफिट हो जाए, आप कहीं लड़के कटिंग कराने गए, कोई आम बेचारा हेयर ड्रेसर है, या आपने घर पे कारपेंटर बनाया, उसके पास कोई अच्छा इंस्ट्रूमेंट नहीं है,
वो बेचारे पुराने इंस्ट्रूमेंट से कर्ता को लोहार को बुलाया। तो आप उनको अवेयर कर सकते हो कि आप प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत अप्लाई कीजिए। बड़ा आसान ढंग है। उनको 1 हफ्ते की ट्रेनिंग मुफ्त में दी जाएगी, और मुफ्त में ट्रेनिंग नहीं, साथ में 500 रुपया पर डे, जो उनका टाइम वेस्ट होगा उसके लिए 500 रुपया पर डे दिया जाएगा। और जब ट्रेनिंग खत्म हो जाएगी हफ्ते की, तो 15,000 रुपये की एक किट, अगर उसके पास किट नहीं है वहाँ अवेलेबल, तो 15,000 का चेक जो है वो उसको दिया जाएगा। और देखिए, अगर एक हेयर ड्रेसर एक कुर्सी लगाकर बैठा अपनी दुकान चला रहा है, तो उसको 15,000 के जो नए इंस्ट्रूमेंट मिल गए, और साथ आप सोचोगे जी आपने ट्रेनिंग दे दी, इंस्ट्रूमेंट दे दिए, तो काम कैसे चलाएगा। उसके लिए बहुत सस्ती दर पर 1 लाख रुपए का लोन विदाउट एनी गारंटी दिया जाएगा। अगर वो लोन वापस कर देता है तो अगला लोन बिना गारंटी के 2 लाख का दिया जाएगा। अगर वो 2 लाख का लोन भी वापस कर देता है तो अगला लोन 3 लाख का भी वो ले सकता है विदाउट एनी गारंटी। तो आप देखिए कितनी बड़ी योजनाएं इस सरकार ने हम लोगों के लिए बनाई हुई है, और मैं आशा करता हूं कि आप लोग इन सभी योजनाओं को जानिए, पढ़िए। आपने नहीं फायदा लेना तो आपके के साथी होंगे और उनको भी आप कह सकते हैं। तो मैं ज़्यादा समय नहीं लेता, क्योंकि इकबाल जी ने ज़्यादा बात करनी है। और सबसे पहले मैं इस कॉलेज का धन्यवाद करता हूं, क्योंकि मैं भी डीएवी कॉलेज का जलंधर का विद्यार्थी रहा हूं। स्कूलिंग भी मेरी हंसराज से हुई है। एक इमोशनल अटैचमेंट भी आप सबके साथ है। और मुझे एक बात प्रिंसिपल सब कहते हुए खुशी है बच्चों के लिए। मैं कई कॉलेजों में गया हूँ, तो कभी भी मैंने नहीं देखा कि टीचर जा रहा हो, प्रिंसिपल जा रहा हो, तो बच्चे खड़े होकर नमस्ते कर दें। आज जब मैं प्रिंसिपल मैम से रमा जी के साथ आ रहा था, तो 2 बच्चियां उस समय बैठी थी, खड़े होकर उन्होंने नमस्ते की, हम आगे बढ़े। सो इसका मतलब जहाँ पर एजुकेशन भी दी जाती है और संस्कार भी दिए जाते हैं। तो इसलिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और बच्चों से मैं अंत में एक रिक्वेस्ट करता हूँ। देखिए बच्चों, ज़िंदगी में अगर आप 2 लोगों की इज्जत करना शुरू कर दोगे ना, करते होंगे, मैं नहीं कहता नहीं करते, लेकिन मेजॉरिटी हम देखते हैं, माँ बाप से बात करते हैं तो बच्चे बातें नहीं करते। आजकल तो बात भी मोबाइल से होती है। एक जोक पढ़ रहा था मैं, बच्चा स्कूल से आया, बस्ता फेंका, अपने कमरे में चला गया, तो माँ उसको व्हाट्सएप करती है, माय डियर सन लंच इज़ रेडी। तो बच्चा रिप्लाई करता है, लेट मी नो द मेन्यू। वो बेचारी हर चीज़ को फ़ोटो खींच के भेज देती है, सॉरी आई विल ऑर्डर फ्रॉम जोमेटो। जी मतलब दुखांत है हमारे कल्चर का। तो मैं चाहूँगा कि 2 बातें आपसे मैं प्रॉमिस लेके जाना चाहता हूँ। पहली, कि सारे बच्चे अपने टीचर की रिस्पेक्ट करें। दूसरा, अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करें। जो बच्चा अपने पेरेंट्स और टीचर और पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करता है, वो ज़िंदगी में कभी भी फेल नहीं होगा। आशा करता हूँ आप करते होंगे। नहीं करते तो आज ही जाते समय भी टीचर को नमस्ते, सत श्री अकाल, जो भी बोलते करके जाना, आदाब बोलते हैं। और घर जाके जरूर एक बार करना, अगर नहीं करते तो माता भी पूछेगी, पिता भी पूछेगा, आप हो क्या तुम्हें आज, कहाँ से दवाई खा के आया है। तो एक अच्छा वातावरण घर में बनेगा। और इसके इतनी शब्द कहता हुआ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो चाह रहा था कि मैडम हमें आप सम्मानित बाद में करते, क्योंकि आप बोल लें, कुछ काम कर लें, फिर सम्मानित करो, लेकिन परंपरा होगी आज यहाँ पर सम्मानित आपने पहले ही कर दिया। तो इसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी को सादर नमस्ते। हंसराज कॉलेज का एक विशेष आयोजन उस समय जब हंसराज कॉलेज इस देश के साथ साथ अपने 75 वर्ष पूरा कर चुका है। 75 वर्षीय हंसराज कॉलेज में जो हमारा माइनॉरिटी सेल, उसने एक विशेष आयोजन किया और हंसराज कॉलेज का सौभाग्य बना कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष श्री इकबाल सिंह लालपुरा जी आज हमारे बीच में हैं। सर, हंसराज कॉलेज आपका हार्दिक अभिनंदन करता है। उनके साथ ही आज अभी हमने जिनका उद्बोधन सुना, और उद्बोधन के साथ साथ जिनका पूरा व्यक्तित्व हमें प्रभावित करने वाला है, वे अविनाश राय खन्ना जी। आपका भी हंसराज कॉलेज हार्दिक अभिनंदन करता है।
आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से करबद्ध प्रार्थना करूंगी। दोनों ही हमारे विशिष्ट अतिथि ही नहीं हैं, बल्कि हंसराज परिवार के आज से सदस्य भी हैं। तो कम से कम आप सब खड़े होकर तालियों के द्वारा न केवल इनका सम्मान करेंगे, बल्कि इनसे आशीर्वाद और शुभकामनाएं भी लेंगे। आप सबका विशेष विशेष धन्यवाद। डॉक्टर मंजीत कॉलेज के बरसर, कॉमर्स डिपार्टमेंट के टीचर, उनके साथ हैं डॉक्टर सलीम। मैं देख रही हूँ हमारे सामने कॉलेज के हमारे वरिष्ठ प्राध्यापक डॉक्टर भारत भूषण जी, अकाउंट से दिलीप और उनकी पूरी टीम, हंसराज कॉलेज का टीचिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ, दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉमर्स डिपार्टमेंट से आए हुए दोनों हमारे टीचर्स, और इस देश को चलाने के लिए जो पीढ़ी आगे आएगी 2047 में, वे सभी युवा विद्यार्थी हो। सच में आज का दिन बहुत ही सौभाग्यशाली है। इकबाल जी, आप और अविनाश जी बहुत बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। क्यों अच्छा काम कर रहे हैं? क्योंकि आप दोनों का नाता, आप दोनों का संबंध डीएवी संस्था से रहा है। इस कारण अपने अपने फील्ड में आप जिस तरह का काम कर रहे हैं, अभी अविनाश जी कह रहे थे कि जिस समय प्रिंसिपल के साथ आ रहे थे 2 विद्यार्थी खड़े हो गए, तो मेरा मन हुआ मैं अविनाश जी को बताऊं, अविनाश जी ये हंसराज कॉलेज की परंपरा है, विद्यार्थी नहीं बल्कि मेरे सामने भी कोई अगर सीनियर टीचर आते हैं तो उस समय मैं भी अपनी सीट से खड़ी हो जाती हूँ, मैं कमरे से बाहर होती हूँ, टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ खड़ा हो जाता है, क्योंकि हमने इस राष्ट्र की संस्कृति से सीखा है कि हमें अपनों का, अपने से बड़ों का सम्मान करना है। और जिस समय मैं सम्मान की बात कर रही हूँ, सरकार की योजनाओं की बात बहुत हो रही है, लेकिन सच मानो मैं अगर अपने जीवन के अनुभव आपको बताऊं तो यदि हम कहते हैं कर्म की प्रेरणा आपको गीता से मिलती है, मैं आप सभी को बताना चाहूंगी कि जीवन में कभी कोई उलझन आए, जीवन में कभी आपको सही दिशा ना मिले, तो आसपास आपके यहाँ पर कोई गुरुद्वारा यदि होगा, वहां जाकर गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ सुन लेना, आपको पता चल जाएगा जीवन की परेशानियों के बीच में रास्ता कैसे निकलता है। क्योंकि गुरु ग्रंथ साहब एक केवल एक ग्रंथ नहीं है, बल्कि किस तरह से जीवन को चलाना चाहिए, कैसे जीवन को जीने की प्रेरणा दी जाती है, वो हमें उससे पता चलता है। कभी अवसर मिला तो इकबाल जी को अपने बीच में बुलाएंगे और उनसे सुनना चाहेंगे कि इस कौम ने कितनी शहादत दी है इस राष्ट्र के लिए। इसी तरह से एक कौम नहीं बनी, यह कौम नाम है समर्पण का, त्याग का, कर्म का। और आज भी अविनाश जी जितना काम गुरुद्वारों के माध्यम से, सोसाइटी के माध्यम से ये लोग कर रहे हैं, हमारे लिए बहुत ही प्रेरणास्पद है। मुझे लगता है वही पृष्ठभूमि लेकर, वही संस्कार लेकर जिस समय इकबाल सिंह लालपुरा जी अध्यक्ष बनते हैं राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के, तो ये उनका नहीं बल्कि आयोग का सौभाग्य होता है कि एक ऐसा व्यक्तित्व आयोग में आए। अविनाश जी कई सारी योजनाएं बता रहे थे, क्योंकि समय बहुत कम है, आज हम सब इकबाल जी को सुनना चाह रहे हैं। जिस समय योजना बता रहे थे अविनाश जी, आपके माध्यम से ही और आपसे भी, इकबाल जी से ही मैं एक अनुरोध करना चाह रही हूँ, मेरी करबद्ध प्रार्थना है कि क्यों नहीं आयोग इस हंसराज कॉलेज को एक नोडल कॉलेज बनाए। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि जिस अंत्योदय की बात आप कर रहे हैं, हम पूरे दिल्ली विश्वविद्यालय नहीं बल्कि पूरे समाज में हम अंतिम व्यक्ति तक इस आयोग की सारी न केवल योजनाएं पहुंचाएंगे, बल्कि उन सारी योजनाओं पर काम करना भी प्रारंभ करवाएंगे। मुझे लगता है यदि इस दिशा में हम मिलकर काम करें, और आयोग को आश्वस्त करती हूं कि जब तक हंसराज कॉलेज है, हंसराज कॉलेज का एक एक व्यक्ति इस संकल्प के साथ आगे बढ़ेगा कि जब तक अगर मेरे पास खाने के लिए एक रोटी है और मेरा पड़ोसी भूखा है, तो मुझसे वो रोटी नहीं खाई जाएगी। मैं अच्छा मनुष्य तभी बनूंगा जब आधी मैं खाऊंगा, आधी पड़ोसी को खिलाऊंगा। हम सबको ईश्वर आगे बढ़ने की प्रेरणा दे। आज हंसराज कॉलेज को आपका आशीर्वाद मिला, आपकी शुभकामनाएं मिली। मैं न केवल आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, बल्कि हंसराज कॉलेज परिवार की तरफ से आपके प्रति आभार व्यक्त करती हूँ, विश्वास व्यक्त करती हूँ कि हमें समय समय पर आपसे इसी तरह से आशीर्वाद, शुभकामनाएं प्राप्त होती रहेंगी। सादर नमस्ते, आप सभी का धन्यवाद। Thank you for your inspiring words, ma'am. We all hope to strive for excellence under your able guidance and dynamic leadership. Thank you, ma'am. Shri Iqbal Singh Lalpura ji is a former IPS officer who has served as DIG Punjab Police,
SSP Amritsar, and Additional Inspector General CID Amritsar. Sir has received several awards, including the President's Police Medal and the Meritorious Service Medal. A prolific author, Lalpura ji is now serving as the chairman of the National Commission for Minorities. I would like to welcome the Honorable Shri Iqbal Singh Lalpura ji to the podium to tell us about the welfare state and the policies for the empowerment of the minorities. Good afternoon, Namaskar, Jai Hind, Assalamu alaikum, Namo Buddhe, Jai Jinendra, Khush Amdeed, Bole So Nihal, स्टेज पर विराजमान मैडम प्रिंसिपल प्रोफेसर रमा जी, श्री अविनाश राय खन्ना जी, डॉक्टर मनजीत सिंह जी, डॉक्टर सलेम चौहान जी, हाजिर सभी विद्यार्थियों, बहनों और भाइयों, कॉलेज में आके वो पुराने दिन याद आ जाते हैं। तो जब इस कॉलेज में प्रिंसिपल साहब को मिला तो मुझे स्पेशल आज से 55 ईयर बैक जाना पड़ा, इसलिए कि जो मेरे प्रिंसिपल थे श्री त्रिलोकी नाथ जी, मैं बात कर रहा था कि हम 32 स्टूडेंट्स थे क्लास में, तो उनमें से 28 जो है सेंट्रल सर्विसेज में आए, 4 आर्मी अफसर बने। तो प्रिंसिपल साहिबा को जब मैंने बात करते देखा, चलते देखा, तो मुझे त्रिलोकी नाथ जी याद आ गए। तो एग्जैक्टली लाइक द सेम। सो जिस इंस्टीट्यूशन में ऐसे प्रिंसिपल होंगे तो वो उस आगे बढ़ेगी, बच्चे भी आगे बढ़ेंगे, क्योंकि प्रिंसिपल एक माँ और एक बाप होता है। तो हम भी कभी अभी भी दोस्त मिलते हैं, जितने कुछ बड़े अफसर रिटायर हुए, तो हम जब बात करते हैं तो सबसे पहले हमारी होती है कि त्रिलोकी नाथ जी कैसे थे, और उनका ये अपना ऐसा ही हमारा टाइम पास है कि हम उनको जरूर याद करते हैं। वट एवर वी आर टुडे, वी आर बिकॉज आई एम बिकॉज ऑफ डॉक्टर श्री त्रिलोकी नाथ जी। तो बात माइनॉरिटीज़ की हो रही है, तो पहले तो ये माइनॉरिटी कमीशन बनाने की ज़रूरत क्या पड़ी। आर्टिकल 29 एंड 30 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वो माइनॉरिटीज़ को राइट प्रोवाइड करता है कि उनके राइट्स की प्रोटेक्शन की जाएगी, इक्वलिटी के लिए काम करता है। और जब 77 में पहली बार नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट बनी, मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने, तो उस समय 2 मिनिस्टर थे, एक श्री LK अडवाणी जी जो इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर थे, दूसरे श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी जो फॉरेन मिनिस्टर थे। उन्होंने ये सुझाव दिया कि 47 से 77 तक माइनॉरिटीज़ को डराया जा रहा है, ए सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी, इनइक्वलिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन, इसकी बात होती है। तो हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि इनको अपलिफ्ट करें, इनको आगे बढ़ाएं। तो एक कमीशन बना, उसका 2 कमीशन बनाने का फैसला हुआ एक दिन में। तो नेशनल माइनॉरिटी कमीशन केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन 12th of January 1978। तो उसके बाद साथ ही शेड्यूल्ड कास्ट कमीशन भी बना। दोनों के चेयरमैन जो है वो उनको सेंट्रल मिनिस्टर बनाया गया, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर का रैंक दिया गया। तब से लेकिन बदकिस्मती की बात ये हुई कि ये कमीशन अभी बच्चे ही थे कि 79 में मोरारजी देसाई गवर्नमेंट टूट गई। मोरारजी देसाई गवर्नमेंट के टूट जाने से ये कमीशन फिर जो है अनाथ हो गया। तो अब जो मेरी बात है कि अब हम कहाँ खड़े हैं, तो 2-3 चीज़ें करने वाली हैं। पहले तो ये देखिए कि माइनॉरिटीज़ का इंडिया में क्या हाल है। जब देश आज़ाद हुआ 47 में, 51 में सेंसस हुई सबसे पहले, तो भारत में माइनॉरिटी पॉपुलेशन जो है 16% थी, मेजॉरिटी पॉपुलेशन 84% थी। लेकिन आज
जो लास्ट सेंसस है 2011 की, उसमें मेजॉरिटी पॉपुलेशन कम हुई है, वो 79% हो गई, और मिनॉरिटी पॉपुलेशन बढ़ के 21% हो गई। मिनॉरिटी, मैं ये नहीं कह रहा कि मिनॉरिटी पॉपुलेशन क्यों बढ़ी, लेकिन मैं आप सबको कहता हूँ कि आप मिनॉरिटीज़ के परिवारों से हो, दो चीज़ों को देखो कि पाकिस्तान जब आज़ाद हुआ तो वहाँ की मिनॉरिटी पॉपुलेशन 22% थी, और आज वहाँ मिनॉरिटी पॉपुलेशन केवल 4% है। 18% लोग कहाँ गए? दो भारतीय, श्री जोगिंदर नाथ मंडल और भीमसेन सच्चर, जो बाद में पंजाब के चीफ मिनिस्टर भी रहे, वो पाकिस्तान में रह गए। उन्होंने सोचा यहाँ अपने जीवन को आगे बढ़ाएंगे। उनके कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर भी थे, लेकिन 1 साल के बाद ही उनको अपना देश छोड़ के, पाकिस्तान छोड़ के भारत आना पड़ा। आज भी वहाँ, अगर दिनेश कनेरिया जी के पीछे मैं इंटरव्यू सुन रहा था कि अगर आपने क्रिकेट खेलनी है तो आपको धर्म परिवर्तन करना पड़ेगा। अगर यूनुस यूहन्ना को क्रिकेट का कैप्टन बनना है तो उसको मोहम्मद यूनुस बनना पड़ेगा। लेकिन भारत में अभी हमने वर्ल्ड कप देखा है तो ओपनिंग बैट्समैन भी शुभमन गिल था, ओपनिंग बॉलर भी जो है मोहम्मद शमी, और जो ये जसप्रीत बुमराह और दूसरे सभी लोग ने देश में के लिए, ऑनर के लिए सबके आगे रहे। अभी अब ये टनल निकली है, टनल में लोग फंसे हुए थे, तो कुरैशी जी और उनके साथियों के काम को हम कम नहीं कह सकते, जिन्होंने रैट बन के उस जगह की सफाई की और लोगों को बाहर लेके आए। हमारे 3 फील्ड मार्शल बने हैं। सबसे पहले फील्ड मार्शल जनरल मानिक शाह बने, वो भी मिनॉरिटी कम्युनिटी से संबंधित थे। फिर फील्ड मार्शल मार्शल ऑफ द ईयर अर्जन सिंह बने, वो भी मिनॉरिटी से बने। इसी तरह हमारे यहाँ चीफ जस्टिस बनना, राष्ट्रपति बनना, प्रधानमंत्री बनना, ये सभी को उनकी उसके मुताबिक मौके मिलते हैं। अब मिनॉरिटीज़ की जो स्कीम्स हैं, ये सारी स्कीम उन लोगों के लिए हैं जो गरीब हैं, अमीरों के लिए ये स्कीम नहीं है। थोड़ी देर पहले, कोई 2 महीने पहले, मेरी प्रधानमंत्री जी से चर्चा हो रही थी कि मिनॉरिटीज़ के लिए कुछ नई स्कीम बनानी चाहिए। वो कहने लगे कि देश में हर भारतीय नागरिक के लिए 225 स्कीम है, 225 स्कीम है डेवलपमेंट के लिए, लेकिन क्या किसी पे ऐसा लिखा है कि ये मिनॉरिटी के लिए नहीं? अगर 225 स्कीमें मिनॉरिटीज़ के लिए, हमारे भारतीय नागरिकों के लिए हैं, तो 15 स्कीम जो मिनॉरिटी की है उनके साथ मिल जाए तो 240 स्कीम बनती हैं। लेकिन क्या हमें इन स्कीमों के बारे में नॉलेज है? खन्ना साहब बहुत अच्छे ढंग से उनके बारे में चर्चा कर रहे थे, लेकिन ये क्यों हम तक नहीं पहुंची? मैं इसके लिए 3 लोग काम कर सकते हैं। रिलीजियस पीपल, जो धर्म स्थान वाले हैं, सोशल वर्कर, जो सोशल वर्क करते हैं, लोगों के काम लेके जा सकते हैं, और तीसरी है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में को भी मालूम होना चाहिए कि क्या स्कीम्स अवेलेबल हैं बच्चों के लिए। मेरे हाथ में ये सारा कागज़ हैं, मैं जाते समय प्रिंसिपल साहब को दे के जाऊँगा, जिससे ये बच्चों को पता चले कि हमारे लिए कौन कौन सा रास्ता अवेलेबल है, हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। अगर जैसे कहा कि हम तो प्राइमरी क्लास से लेके IAS बनने तक सपोर्ट करते हैं मिनॉरिटीज़ के जो काबिल बच्चे हैं, उनका अगर प्रिलिमिनरी क्लियर करता है तो मेन के लिए तैयारी के लिए हम उनको पैसे देते हैं। और अगर देश में हम सब कुछ मिल रहा है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं, तो दूसरी तरफ देखिए, बांग्लादेश में भी 22% मिनॉरिटी थी, आज वहाँ कम होकर 9% रह गई है। 13% कहाँ गई और उनके साथ क्या बना, हम रोज देखते हैं। इसके अलावा अफगानिस्तान में 8 लाख के करीब हिंदू और मुसलमान थे। कुछ समय था कि वहाँ हिंदू शाही राज हुआ करता था। जो पठान है, ये कोई कास्ट नहीं है, इलाके की बोली है, इलाके का सभ्याचार है।
तो वहाँ हिंदूशाही राज होने के बाद वो अपने बुजुर्गों को ही भूल गए। उन्होंने बुद्ध की मूर्तियाँ जो उनके ही बुजुर्गों ने बनाई थी वो तोड़ दी। आज वहाँ एक भी हिंदू या मुसलमान नहीं है, हिंदू और सिख नहीं है। 8.5 लाख की आबादी थी 1981 में, सभी माइग्रेट हो गए। अभी 40 के करीब आदमी गुरुद्वारा में फंसे हुए हैं, जिनका भी हमने वीज़ा लेके दिया है कि वो वहाँ से निकल के आ जाए। अगर हम रोज़ बात डिस्क्रिमिनेशन की करते हैं तो डिस्क्रिमिनेशन में सबसे ज़्यादा केसेस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगर दुनिया में हो रहे हैं तो अमेरिका में हैं। 216 केस 2018 में सिखों के खिलाफ वहाँ डिस्क्रिमिनेशन के हुए, और उनमें अभी भी पीछे मर्डर हुआ है। तो सिखों को वहाँ मुझे मिलते हैं कि हमारी तो कोई पहचान ही नहीं है। अगर कोई मुस्लिम वहाँ जाता है तो उसको बिन लादेन बोल के उसको टीज किया जाता है, उसको मारा जाता है, डिस्क्रिमिनेशन की जाती है जहाँ। लेकिन अब प्रॉब्लम कहाँ है? वेयर इज़ द प्रॉब्लम? मैं नू में गया था पीछे, आपने बड़े दिन देखा, 1.5-2 महीने से वहाँ झगड़ा चल रहा है। तो उनसे बात की, हिंदुओं ने मस्जिदों की रक्षा की और मुसलमानों ने मंदिरों की रक्षा की। ये बात अखबारों में नहीं आई। तो हमने उन बुजुर्गों से बात की, वो कहने लगे हमारा तो कोई झगड़ा ही नहीं है, कोई शरारती आदमी बाहर से आए, उन्होंने ये पॉलिटिकल समस्या खड़ी करने की कोशिश की। तो हम बात करते हुए ये पता चला कि जो नौजवान बच्चे हैं ये सोशल मीडिया से प्रभावित होते हैं, इनसे बात करनी चाहिए। तो हमने कहा जरूर उनसे बात करेंगे। हमने गवर्नमेंट से भी बात की। तो इसलिए कल भी कॉलेज में थे, रोज़ किसी न किसी कॉलेज स्कूल में होते हैं, चंडीगढ़ में या कहीं भी हो दुनिया भर में, देश भर में हम माइनॉरिटी स्टूडेंट्स से बात करते हैं। 2-3 बातें समझने वाली है कि क्या ये देश पहले आता है कि धर्म पहले आता है? बोलिए आप सभी। देश पहले आता है ना। तो धर्म जो है, जहाँ सैक्रिफाइस करनी पड़े देश के लिए, तो धर्म पे आधार पे होगी कि देश के लिए होगी? अभी ये हम इजराइल की लड़ाई देख रहे हैं फिलिस्तीन के साथ, गाजा में। इजराइल में 17 लाख मुसलमान हैं और 17 लाख मुसलमान वहाँ की पॉपुलेशन का 17% है। क्या आपने किसी की ऐसी स्टेटमेंट पढ़ी है जहाँ उन्होंने इजराइल के खिलाफ बोला हो? बोलिए। आप नौजवान हैं, सोशल मीडिया पे रहते हैं, किसी इजराइल के मुसलमान ने उसका विरोध किया? नहीं किया। तो हमारे यहाँ केरला में क्या हो रहा है? वी आर नॉट वरीड अबाउट अवर कंट्री। हम वहां बात करते हैं कि गाजा में ज्यादती हो रही है फिलिस्तीन के खिलाफ। अरे वहां के मुसलमानों को अपनी बात करने दो, आप देश की बात कीजिए। इसी तरह ही अभी कुछ दिन से एक आदमी चर्चा में आ रहा है कि वो बयान दे रहा है, बैठा अमेरिका में, कैनेडियन और अमेरिकन सिटीजन है, कि हम 19 नवंबर के बाद एयर इंडिया के जहाज़ गिरा देंगे, कोई एयर इंडिया में चले ना। तो बोलिए क्या वो भारतीय हो सकता है? कितने सिख उसको सपोर्ट करते हैं? बोलिए। हाँ जी। तो कितने ने उसके खिलाफ बयान दिया? क्या वो लीडर जो क्लेम करते हैं कि हम सिख धर्म के लीडर हैं, चाहे वो अमृतसर में बैठे हों या कहीं बाहर बैठे हों, क्या उन्होंने कोई रेजोल्यूशन पास किया कि हम उसके साथ नहीं हैं? क्या ये हमारा देश प्यार है? क्या कॉन्स्टिट्यूशन में केवल हमारे अधिकारों की बात होनी चाहिए और जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उसके लिए कौन जिम्मेवार है?
सो हमने ये जो all these schemes are there for the benefit of the minorities, जो majorities के लिए है। जितनी भी स्कीमें हैं 225 स्कीमें मैं ये प्रिंसिपल साहब को देता हूँ, ज़रूर इनके ध्यान में लाएं। अगर कहीं भी है तो कैनरा बैंक हमारा लीड बैंक है। मिनॉरिटी स्कीम वहाँ किसी भी ब्रांच पे चले जाइए, उनसे पूछिए कि कौन कौन सी स्कीम हमारे लिए है, तो दे विल गाइड यू। हमारी अपनी भी कॉरपोरेशन है जिसमें लोन मिलते हैं, उसका भी लीड बैंक हर स्टेट के लिए अलग अलग है, उसमें भी आप अप्रोच करेंगे तो आपको वो सारी स्कीमें मिल जाएंगी। लेकिन आज समय है, देश का आज़ादी का अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं। क्या G20 में हम पहुंच गए हैं, 80 करोड़ लोगों को जो राशन दे रहे हैं, फ्री का खाना दे रहे हैं। चंद्रयान हमने साउथ में उतारा है, पहले कंट्री है। दुनिया में बड़ी शक्ति बनते जा रहे हैं। परसों का जो अखबार था उसमें सेंसेक्स में आया था कि हम अब 4th नंबर की इकॉनमी हो गए। जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो हमारे दुश्मन भी पैदा होंगे जिनकी जगह हम ले रहे हैं। क्या भारतीय मिनॉरिटीज दुश्मनों के साथ खड़ी होगी? बोलिए, अभी सभी नौजवान हो, बताइए कि भारत के साथ खड़े होना है, ठीक है कि नहीं? तो आप सब मिलके अपनी जिम्मेवारी का एहसास कीजिए। और हमने ये जो स्कीम्स हैं सारे भारतीयों के लिए, ये मिनॉरिटी वाली बात अब छोड़िए। अगर 225 स्कीम से हम आगे नहीं बढ़ सकते तो 15 में कैसे आगे जाएंगे? सो वाई वी फील के देर इज डिस्क्रिमिनेशन। मुझे जो लोग मिलते हैं मिनॉरिटी कमीशन में, मैं उनको कहता हूं कि हमें सबसे पहले आवाज उठानी चाहिए देश के हित के लिए, देश के हक के लिए। अगर हम सब देश के आगे लगेंगे, जितने हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानियां की हैं आज़ादी के लिए, हम इसी देश के रहने वाले हैं। 10 पुश्त पहले चले जाएं, 2 ही धर्म हैं, एक अब्राहम रिलीजन है जो अरब में पैदा हुआ, दूसरा ब्रह्मा का रिलीजन है जो भारत में पैदा हुआ, जिसमें सनातन भी है, फिर जैन है, फिर बौद्ध है, फिर सिख है। तो सिख धर्म लेटेस्ट वर्जन ऑफ रिलीजन है। खन्ना साहब ने और प्रिंसिपल साहब ने बहुत अच्छी बातें उनके बारे में कही कि वेद कतेब कहो मत झूठे, झूठा जो ना विचारे। ये सभी धर्म ग्रंथ सच्चे हैं और सब गुरपीर हमारे, सभी देवता हमारे हैं। और ये ऐसा धर्म ग्रंथ है जिसमें सभी धर्मों के धर्मगुरुओं की वाणी अंकित है। सिख गुरु तो केवल 6 हैं, लेकिन अकाल पुरख को जैसे कहा गया उसके बारे में एक लंबी चर्चा हो सकती है। मैंने कुरान मजीद भी पढ़ी है 4 साल तक, और कुरान मजीद पे लिखा है मुसलमान कहावन मुश्किल, और मेरी किताब लाहौर यूनिवर्सिटी में पढ़ाई भी जाती है। खन्ना जी ब्राह्मण पलाखिए की बात कर रहे थे, मैंने सभी धर्मों पे अध्ययन किया है, लेकिन मैं एक ही धर्म मानता हूँ, वो सबसे बड़ा धर्म है, उसकी परिभाषा अलग है। सर्व धर्म में श्रेष्ठ धर्म, हर को नाम जप निर्मल कर्म। प्रभु का नाम लेना, अल्लाह का नाम लेना, किसी भी नाम से लो, और अच्छे कार्य करने और देशभक्ति पैदा करनी। देशभक्त होना नहीं चाहिए, देशभक्त नज़र भी आना चाहिए। हम अगर देशभक्त नज़र नहीं आएंगे तो हमें फिर कोई हक नहीं है कि हम ये कहें कि हम भी भारतीय हैं जी। तो हमें भारतीयों की जगह कुछ ज़्यादा एक्सेप्टिव मिलना चाहिए। इफ़ दे आर गेटिंग 225 स्कीम्स, वी आर गेटिंग 240 स्कीम्स। इससे ज़्यादा देश हमारे लिए क्या कर सकता है? शुड वी एक्सपेक्ट मोर फ्रॉम द कंट्री? हाँ जी, मैं भारतीय जनता पार्टी की पार्लियामेंट बोर्ड का मेंबर हूँ। उन 11 व्यक्तियों में एक हूँ जो बैठ के मोदी साहब के साथ चर्चा करते हैं देश की हर पॉलिसी के बारे में। और अब मोदी साहब की बात सुन लीजिए, वो यही कहते हैं कि भैया नेता मत बनो, समाज सेवी बनो, सभी को प्यार करो। जो लास्ट जो गांव है, लास्ट घर है, वो आपके लिए लास्ट होगा।
मेरे लिए पहला है। जो लास्ट आदमी है उसको सबसे ज़्यादा तरक्की का लाभ मिलना चाहिए, उसको आगे लेके चलना चाहिए। सो ये समय होता है। अगर यू हैव एनी क्वेश्चन, आई विल सिट हियर फॉर 20 मिनट्स। आप अपनी बात कर सकेंगे, लेकिन मैं, अगर आप कहेंगे कि हमें देश के साथ चलना होगा, तो मैं प्रिंसिपल साहब को कहूँगा, ये प्रण पत्र है, हम जहाँ भी जाते हैं माइनॉरिटीज़ के सामने रखते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो ये प्रण लीजिए कि देश हमारा है। ये देश हमारा ही नहीं, ये देश मेरा है। इसकी डेवलपमेंट के लिए, इसकी प्रमोशन के लिए, इसको सुरक्षित बनाने के लिए मैं काम करूँगा। मेरे लिए धर्मवाद भी आता है, मेरे लिए देश पहला है। तो ऐसे ही हम एक शपथ लें, एक विचार करें, और देश की हर स्कीम आपके लिए खुली है। तो आप आइए, आगे बढ़िए, इसको आगे लेके चलिए, मन में कोई शंका ना करिए। डोंट बी carried away by the social media propaganda by the enemies of the country। और अपने देश में उनके क्या हो रहा है मैंने बता दिया। जो पाकिस्तान में एक भी माइनॉरिटीज वाले को रहने नहीं देना चाहता, वो भारत के मुसलमानों को कहाँ रख लेगा। मेरे पास इंटरव्यू है, मैं करना नहीं चाहता कि हमारे एक नेता की बात वो कर रहे हैं कि उसने बहुत अच्छा किया कि ये भारत में रह गए मुसलमान, अगर हमारे आ जाते तो हम तो मारे जाते। तो ऐसी स्थिति में हमें सबको मिलके इस देश की प्रोग्रेस के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए काम करना होगा। स्कूल की मैनेजमेंट का, प्रिंसिपल साहबा का, डॉक्टर मनजीत सिंह जी का और सभी साथियों का धन्यवाद करता हूं कि मुझे यहां आने का मौका दिया, आपसे बात करने का मौका दिया। और मैं चाहूँगा कि नौजवान जो अपने आप को माइनॉरिटीज़ से समझते हैं, लेकिन मैं यह समझता हूँ देश में मेजॉरिटी का जो फ़र्क है ये ख़त्म होना चाहिए। केवल हमारा देश है, मेरा देश है, मैं अपने देश के लिए क्या कर सकता हूँ, इसके लिए काम करना होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। देखिए, सर ने ये जो प्लेज की बात की है, तो मैंने सर से परमिशन ली है, तो हम ये प्लेज सब लोग लेंगे। सो प्लेज फॉर कम्युनल हार्मनी। I take this solemn pledge that I will work for emotional oneness and harmony of all the people of India, regardless of caste, religion, region, or language. I further pledge to dedicate myself to preserve the unity, integrity, and security of the nation, and to strive hard to spread this message among my fellow countrymen. I shall resolve all differences through dialogue and constitutional means without resorting to violence, and shall work towards removing the feeling of inequality, discrimination, and insecurity prevailing among minorities. Thank you. Thank you for your words, sir. Now I would like to invite Mr. Salim Chauhan to deliver the vote of thanks. Respected Chief Guest Shri Iqbal Singh Lalpura ji, Chairperson National Commission for Minorities, our guest of honor Shri Avinash Rai Khanna ji, Senior Politician and Social Thinker, and our esteemed Principal of College Professor Rama Ma'am, respected faculty members and my dear students. Good afternoon to everyone gathered here. It is with immense gratitude and a sense of privilege that I, Salim Chauhan, stand before you to express heartfelt thanks for making today's lecture on welfare state and policies for empowerment of minorities a grand success. Chairman sir, your insights into the college challenges faced by minorities and policies needed for their empowerment have been both enlightening and inspiring. We are equally privileged to have Shri Avinash Rai ji amongst us. Sir, your wealth of experience and wisdom shared today has left us an indelible mark on our minds. Your commitment to social welfare and your visionary ideas on building a welfare state are truly enlightening. We thank you for gracing us with us. Last but not least, a special word of thanks is extended to Professor Rama
our dynamic principal, for providing us with a platform to host this lecture. Your continuous support, ma'am, for academic initiative is highly appreciated forever. We are grateful for your encouragement. At last, on behalf of Minority Cell Hansraj College, I extend thanks to all present here for making event successful. We all hope to carry forward the discussions and insights gained today in our journey towards more inclusive and empowered society. Thank you all.